हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अपने स्टील सब्जेक्ट में एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। ओके डियर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेस से उठाते हुए बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, एकदम सैचुरेटेड लेवल पर। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आज का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसमें प्लेट गर्डर में डियर कि ये क्यों यूज किया जाता है, हमारे स्टील स्ट्रक्चर में क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या काम है, अगर इसको हम ना यूज करें तो क्या हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क पड़ जाएगा इसका। तो इसका अल्टरनेट भी देखेंगे और इससे जो होती है फेल्योरिंग आपकी, उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके जो स्टिफनर्स लगाए जाते हैं, स्टिफनर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टिफनर्स किस फेल्योरिंग के लिए आपको हेल्पफुल होता है। तो ओके डियर, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक में जाइए और क्लास के लिंक को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके वेरियस सोशल मीडियाज है, वहां पे आप अपने सिविल फ्रेंड्स, जहां भी आपकी सिविल कम्युनिटीज है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए एंड लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज का क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। डियर, हमने ये देखा कि स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बात करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमने स्टील सब्जेक्ट में बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से लेके आज 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो 6 चैप्टर तक जितना भी हमने पढ़ा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका लगाते जाइए, आपसे 100% बनता जाएगा। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे। ओके डियर, तो जब तक हमारा चैनल जेनिक एजुकेशन आपको प्रीवियस ईयर की बुक नहीं प्रोवाइड करता है, तब तक आप किसी मार्केट से जाके खरीद लीजिए और जो भी आपके प्रीवियस ईयर है उससे केवल आप सॉल्यूशन उसका मत देखिए, सॉल्यूशन हमारी नोट्स देखिए जो हम नोट करा रहे हैं आपको, और उससे देखिए और क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो चलिए, रेडी है बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से? तो बिल्कुल नई एनर्जी के साथ एकदम शानदार तरीके से सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। क्या है आज हमारा टॉपिक, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। तो डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर में डियर हम ये देखेंगे कि ये जो होता है प्लेट गर्डर, ये क्या होता है। तो डियर हमने डिस्कस किया था 6 चैप्टर में, आपका क्या था, डिजाइन ऑफ बीम। तो डिजाइन ऑफ बीम जो था डियर आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर था, अब उस पे ट्रांसफर टाइप की लोडिंग आ रही थी। ट्रांसफर मींस मतलब कि आपका पॉइंट लोड, यूडीएल, कंसंट्रेटेड लोड, इस टाइप की लोडिंग आ रही थी। तो वहां पे डियर हमने ये देखा कि उस लोडिंग से जो आपके डिफेक्ट हो रहे थे, क्या हो रहे थे, बेंडिंग हो रहा था, शियर हो रहा था एंड आपका डिफ्लेक्शन हो रहा था, ये आपका प्राइमरी कॉज थी। एंड सेकेंडरी भी हो रहा था उसका, सेकेंडरी क्या हो रहा था डियर, वेव क्रिपलिंग एंड वेव बकलिंग। डियर आपको हमने बताया था कि जब हम सीयर की बात करेंगे, सीयर के डियर जब हम बात करेंगे तो सीयर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन बियर करता है। तो हमारा जब आई सेक्शन वहां पे होता है तो वेब रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अगर वहीं हमारा बेंडिंग होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है उसको टैकल कौन करता है, उसको टैकल फ्लैंज करता है। हमारा आई सेक्शन इस टाइप से होता है, आई सेक्शन में फ्लैंज टैकल करता है। तो यहीं से डियर देखेंगे कि अगर बीम हमारी लोडिंग, जैसे लोडिंग को ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते गए तो बीम लोडिंग नहीं ले पा रही, फेल हो जा रही, तो वहां पे क्या किया था डियर हमने कि एक बिल्टअप सेक्शन लेकर आए थे। जब बिल्टअप सेक्शन लेकर आए थे तो बिल्टअप के लिए हमने क्या बताया था डियर कि ये जो अवेलेबल होता है ये लिमिटिंग साइज में होते हैं। क्या होता है डियर, जो अवेलेबल होते हैं वो लिमिटिंग साइज में होते हैं। हमने बताया था डियर आपको, ये कुछ याद आ रहा है आपको कि जेड रिक्वायर्ड जो था, जेड रिक्वायर्ड वो क्या था आपका, क्या होना चाहिए आपका, वो ग्रेटर या लेस होना चाहिए या फिर क्या आपका इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका जो मोमेंट आ रहा था, मोमेंट m बाई सिग्मा ए, मोमेंट जो था डियर वो आपका क्या था, मोमेंट था WL²/8। जब WL²/8 देखा हमने और ये जो है आपका सिग्मा ए की वैल्यू, सिग्मा ए की वैल्यू क्या है डियर यहाँ पे 0.66 FY। क्या है डियर सिग्मा ए की वैल्यू यहाँ पे 0.66 FY। ओके डियर, ये चीज हमने देखा था यहाँ से। अगर यही ये इस कंडीशन में होता है जेड की, जेड सेक्शन मॉडुलस होता है, सेक्शन मॉडुलस अगर बिल्टअप सेक्शन में, जैसे हमने बताया था इसका कि ये क्या है आपका, ये है आपका अवेलेबल लिमिटिंग साइज, अवेलेबल सेक्शन लिमिटिंग साइज।
तो इसका जो सेक्शन होता है वो लिमिटिंग साइज में अवेलेबल होता है, और इसी का जो होता है क्या होता है, जेड के अकॉर्डिंग। हमने बात किया था डियर कि किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होते थे, हमको दो चीज चाहिए होता था। एक लोडिंग जो हमारी लग रही है, फर्स्ट वन क्या होता है हमारा कि लोडिंग कितने एरिया में लग रही है, वो एरिया हमको चाहिए होता है। एंड सेकेंड हमको चाहिए होता है कि उस एरिया के थ्रू जो लोडिंग लग रही है उसके कितने, उसको बियर कराने के लिए कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो एरिया इंटू स्ट्रेस क्या हो गया डियर आपकी, ये हो गया आपके मेंबर की स्ट्रेंथ हो गई। ओके डियर, तो हमने यहाँ देखा कि जो बिल्टअप सेक्शन है वो अवेलेबल सेक्शन लिमिटिंग सेक्शन में है, अवेलेबल जो है लिमिटिंग सेक्शन में है आपका, लिमिटिंग साइज में। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर कि अगर आपका क्या हो जाता है, अगर यही जेड रिक्वायर्ड क्या हो जाता है डियर, जेड रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। किससे ग्रेटर हो जाता है, इक्वल नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बात, इक्वल नहीं कहेंगे हम, केवल ग्रेटर कहेंगे ग्रेटर के केस में। और जेड क्या हो गया आपका, अवेलेबल, जेड अवेलेबल। तो जेड अवेलेबल जो है आपका, जेड रिक्वायर्ड कैसे आया था आपका, जेड रिक्वायर्ड आपका कैसे आया था, इस फॉर्मूले से आया था जेड रिक्वायर्ड यहां से। अब जेड रिक्वायर्ड जो आया था, बीम में बात किया था हमने कि जेड रिक्वायर्ड जो आया था डियर, उसके लिए हमने क्या किया था, जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू लिया हमने और कहाँ गए, अपने स्टील टेबल में। जब स्टील टेबल में गए डियर वहां से, तो वहां हमको एक से अधिक सेक्शन मिले, जिसको इसके अकॉर्डिंग सेक्शन मॉडुलस के अकॉर्डिंग हमने उसके रेंज में क्या किया, जेड की वैल्यू सेलेक्ट कर ली, सेक्शन ले लिया। तो अब अगर जैसे कि जो जेड रिक्वायर्ड आ रही थी, क्यों लिया, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो जेड रिक्वायर्ड आ रही थी उसको क्या करना था कि जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू अगर जितना आ रही है, अगर आपका कितना आ रहा है 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है या 50 मीटर स्क्वायर, तो हमने क्या किया कि अगर जस्ट जेड रिक्वायर्ड ही हमने यूज कर दिया, जेड रिक्वायर्ड ही यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है कि ये बेंडिंग में तो सेफ रहेगा लेकिन आपका डिफ्लेक्शन एंड बियरिंग में फेल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलता हमें ऐसे। तो हमको क्या करना है डियर कि जो जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू आई है उसमें 10 to 20% एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, एरिया इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करके डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, अवेलेबल सेक्शन। ओके डियर, तो यही जो हमारा है कि अवेलेबल तो छोटा पड़ गया, जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जितना अवेलेबल होना चाहिए वो छोटा हो गया, और जो आपकी रिक्वायर्ड है वो बड़ी हो गई। जैसे आप सोच रहे हो यहाँ पे कि आपके एग्जाम जब आते हैं तो आपके जो क्या बोलते हैं, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपके एक्सपेक्टेशन या अवेलेबिलिटी से ज्यादा हो जाती है, उसकी जब एग्जाम फाइट करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, और आपकी स्टडी और आपकी मेहनत क्या होती है, कम हो जाती है, आपकी मेहनत कम हो जाती है। तो वही क्या करते हो, आप क्वालिफाई कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। तो यही कारण है ये कि ये जो हमारा होता है बीम, क्या होता है डियर, यहाँ पे हमारी बीम फेल हो जाती है। जब हमारी बीम फेल हो गई तो क्या करना है, हादसे हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है कि अगर हम बिल्टअप बीम, ये हमारा बीम है, अगर कहो कि हम बिल्टअप बीम फेल हो रहा है, एक और बिल्टअप बीम लगा दिए, एक और बिल्टअप बीम लगा दिए। बीम नॉर्मल बीम में ऐसे ही हो रहा था ना कि लोड ज्यादा हो रही थी, तो हमने क्या किया कि एक वैसे टाइप का जैसा हमने सेक्शन लगा रखा था, ऐसे इस टाइप का ये आई सेक्शन है कोई यहाँ पे, अब इसी टाइप का ये फेल होने लगा, लोडिंग जैसे जैसे बढ़ती गई, तो हमने क्या किया डियर कि एक क्या किया कि एक हमने इसी टाइप का सेक्शन लाया और यहाँ पे क्या किया डियर, इसको लगा दिया सेक्शन हमने यहाँ पे। जब सेक्शन लगा दिया यहाँ पे तो डियर हमने ये देखा कि सेक्शन जैसे ही लगाया तो क्या हुआ, लोड एरिया बढ़ गई। जब एरिया बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारा एरिया बढ़ जाती है तो लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है उसकी। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट के थ्रू इसको जोड़ दिया, तो जब ये भी सेक्शन जो हमारा है, जो हमारी नहीं लोडिंग वियर कर पा रही है, कौन सी जो लोडिंग हमारी एक्सटर्नल लग रही है, बाहरी लोडिंग जो लग रही है। ओके डियर, तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, बिल्टअप सेक्शन। और ये भी नहीं यूज हो पा रहा है, लोडिंग और लार्ज हो गई, हैवी लोडिंग हो गई, और स्पैन भी ज्यादा हो गया लोडिंग का, उसको स्पैन भी ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे लोडिंग बढ़ता गया ऐसे मैंने लगाया,
और ये हुआ, लोडिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक तरफ से बढ़ी नॉर्मल बीम पे, तो हमने क्या किया, बिल्टअप सेक्शन प्रोवाइड कर दिया, एक इसी टाइप का सेक्शन और लाके लगा दिया साइड में। तो क्या हुआ कि जब एरिया बढ़ी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, इसलिए क्या हुआ आपका कि सेफ हो गया, फेल नहीं हुआ, बच गया। और जब यही है कि ये दोनों सेक्शन लोड इतना ज्यादा हो गया कि ये दोनों सेक्शन इतनी एरिया में नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं बियर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए डियर हमको क्या करना पड़ेगा कि एक इससे बड़ा अगर सेक्शन हम ले आते हैं तो वो काम करेगा हमारा। लेकिन क्या किया हमने अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, हम इंडियन है तो हमारे पास बहुत तरीके का जुगाड़ होता है, तो हमने अपने देसी जुगाड़ से क्या किया डियर कि ऐसे ही बिल्टअप सेक्शन एक और लगा के दिया, जैसे कि बीम वाले में नॉर्मल बीम कंडीशन में लगाया था, लेकिन क्या हुआ हमारी देसी जुगाड़ इंजीनियरिंग में काम नहीं कर पाएगी, तो वहां क्या वो अनइकोनॉमिकल हो गया, आपका जेब पे आपके खर्चे भी भारी पड़ गए। और हमारा सिविल इंजीनियर है तो काम क्या है डियर, जो भी हमारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको क्या है, इकोनॉमिकल बनाना, ना कि अनइकोनॉमिकल। ओके डियर, तो यहां से हम क्या करेंगे कि दो बिल्टअप सेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, सॉरी, हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे हम वही उसी के अकॉर्डिंग एक प्लेट गर्डर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे डियर, प्लेट गर्डर। जब हम प्लेट गर्डर लेकर आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि प्लेट गर्डर होता क्या है, इसकी यूज क्यों पड़ी। तो बताया हमने कि लोड जो होती है, यहाँ लिखते जाइए आप लोग, प्लेट, हेडिंग लिखिए यहाँ डियर आप लोग, प्लेट गर्डर। तो इसमें देखेंगे डियर यहाँ पे पूरी राम कहानी हमने बता दी कि कैसे कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे आया। अब बिल्कुल आप नोट करते गए होंगे, मैंने भी आपको शॉर्ट में नोट कराया, यहाँ पे रिवीजन कराया भी है आपको। तो यहाँ प्लेट गर्डर में डियर आप ये देखोगे कि हैवी से हैवी लोडिंग, तो यहाँ लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए डियर, इसमें फर्स्ट पॉइंट हैवी लोडिंग, हैवी लोडिंग। यहाँ फिर सेकंड पॉइंट मतलब कि लोड जो हो रही है बहुत हैवी, बहुत हाई हो जा रही है लोड, और जब लोड हाई हो गई डियर तो हमको एरिया भी हाई चाहिए, एरिया भी बड़ा चाहिए। क्यों, क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी को हमको बढ़ाना है, स्ट्रेस जब बढ़ाना होगा डियर वहां पे तो क्या करना पड़ेगा, एरिया में तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो लार्ज स्पैन हो गया ना, तो यहाँ लिखिए इसको भी लार्जर स्पैन, लार्जर स्पैन। तो ये जो प्लेट गर्डर हमारा होता है वो लार्जर स्पैन के लिए, मतलब जो आपकी हैवी लोडिंग आती है, हैवी लोडिंग आ रही है तो वो लार्जर स्पैन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तब जाके आपका ये डिजाइन जो है वो सेफ हो रही है, वो सेफ हो रही है। तो यही है प्लेट गर्डर का काम। प्लेट गर्डर कुछ इस तरीके से डियर हमारा देखने में होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे हमने इसका फ्लैंज होता है ना डियर, फ्लैंज इसका बहुत ही हैवी होता है। क्या होता है डियर, इसका फ्लैंज बहुत हैवी होता है अकॉर्डिंग टू वेव, अकॉर्डिंग टू वेव। वेव इसकी पतली होती है, तो हमने यही बताया डियर, अभी आपसे डिस्कस किया ना कि इसकी स्पैन जो, ये फ्लैंज जो होती है, स्पैन के कारण जब हम स्पैन बढ़ाएंगे तो ये हमारी फ्लैंज भी तो ऊपर होगी। फ्लैंज हमारा ऐसे ही होता है ना, ये हमारा फर्स्ट फ्लैंज हो गया, ये हमारा वेव हो गया, ये सेकंड फ्लैंज। आई सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है ना बेटा, देखिए आई सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। तो जब लोडिंग यहाँ से एक्स्ट्रा, मेरी हाथ जो है वो लोडिंग लग रही है यहाँ से, तो जब यहाँ से हम डियर लोडिंग लगा रहे हैं तो आपको देखे होंगे कि ये जो इसकी जो एरिया है, एरिया के कारण ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड। अगर यही एरिया कम पड़ जाएगी, लोड ज्यादा पड़ जाएगा तो स्ट्रक्चर फेल्ड होने की कंडीशन में पड़ जाएगा हमारा। अगर यही लोड हमारी ज्यादा हो रही, उसके साथ साथ हम एरिया को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। कौन सी एरिया डियर, जिस एरिया पे लोड पड़ रही है आपकी, वो एरिया हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं। तो हमारी जो लोडिंग आ रही है वो बहुत ही इजी और स्मूथ वे में क्या हो रही है, सेफली वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। और हमारा इंजीनियर, हम सिविल इंजीनियर, तो हमारा यही काम है कि जो भी हमारी स्ट्रक्चर है उसको सेफ एंड सिक्योर रखना, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे डियर हमने ये देखा कि इस टाइप का हमारा एक प्लेट गर्डर होता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए आपका, ये क्या होता है डियर, आप ये वेब होता है, वेब। ये क्या होता है, ये फ्लैंज, ये फ्लैंज, ये सेकंड फ्लैंज हो गया, फ्लैंज। ओके, तो अब यहां देखते हैं हम कि ये तो हो गया हमारे गर्डर का काम।
लेकिन इसकी जो होती है आपकी मोमेंट कैपेसिटी निकलती, क्या निकलती है डियर, मोमेंट कैपेसिटी। तो मोमेंट कैपेसिटी की तरफ हम चलते हैं डियर, यहाँ पे हेडिंग बनाइए यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी। जैसे कि डियर हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे अपनी, जब हम डिजाइन करते हैं तो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं डियर, स्ट्रेंथ की बात करते हैं मेंबर की अपने। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेंथ का दूसरा ही हमने रूप ले लिया, क्या, मोमेंट कैपेसिटी। तो यहाँ लिखिए मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी में डियर इसको एम से दिखाते हैं हम, किससे डियर, एम से। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि आप ये आएगा कैसे, मोमेंट कैपेसिटी आएगा कैसे। तो आइए हम बिल्कुल बेस से बताते हैं आपको यहाँ पे कि मोमेंट कैपेसिटी कैसे आएगा। तो आपने देखा होगा डियर यहाँ पे कि मोमेंट कैपेसिटी के लिए क्या होता है, जेड रिक्वायर्ड, यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, आपका जो मोमेंट होता है, मोमेंट अपॉन क्या होता है, अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस, यही होता है ना डियर, यही मैंने लिखवा रखा है ना आपको प्रीवियस चैप्टर में। तो डियर ये होता है। अब यही मोमेंट कैपेसिटी निकालना है हमको। तो मोमेंट कैपेसिटी के लिए डियर यहाँ क्या करेंगे, m इक्वल टू, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका z जो हो गया डियर, यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस के लिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं डियर, सेक्शन मॉडुलस। तो जब हम सेक्शन मॉडुलस z ले रहे हैं तो z ये भी सेक्शनल एरिया ही होता है, चाहे a लीजिए, a क्या लेते हैं आपका लेंथ इंटू विड्थ में लेते हैं, और z क्या लेते हैं, ये बिल्कुल सेक्शन पे लेते हैं कि आधा इधर और आधा उधर, न्यूट्रल एक्सिस पे बिल्कुल। तो यहाँ पे डियर हमने लिया z इंटू सिग्मा a, z इंटू सिग्मा a। अब यहाँ देखेंगे डियर कि ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी ही जो है आपका मेंबर का क्या है, स्ट्रेंथ है एक तरीके से, कि जो मोमेंट आ रही है उसको, इस स्ट्रेंथ को जो मेंबर है हमारी, वो किस तरीके से अपने स्ट्रेंथ से बियर करा पा रही है, ये वही है कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ हमने देखा डियर कि जो सिग्मा ए है, सिग्मा ए है, जेड पहले देख लीजिए आप, जेड की बात करते हैं तो जो हमारा जेड है, जेड जो होता है हमारा कैसे निकला था, जेड, जेड हमारा निकला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई मैक्स। क्या डियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइड बाय क्या था आपका, वाई मैक्स, वाई मैक्स से। तो ये था क्या था हमारा, ये सेक्शन मॉडुलस था। ये आई क्या है डियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। मिनिमम क्यों डियर, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा आपका, तो जो बकलिंग होती है आपकी, जिधर मिनिमम होगा उधर ही रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम होगा। तो जब रेडियस ऑफ जायरेशन डियर मिनिमम होगा जिस सेक्शन पे, उधर के अकॉर्डिंग ये बेंड होगी। तो हमारा काम क्या है कि जब ये बेंड हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, फेल्ड हो रही है, तो इसको क्या करना है, बिल्कुल सेफ रखना है कि ये फेल्ड ना हो हमारा मेंबर। तो इसी के लिए डियर क्या करते हैं कि मिनिमम पे हम डिजाइन करते हैं। आपकी कमजोरी क्या होती है बालक, आपकी कमजोरी ये होती है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो देखते हो कि आपका जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे वही तो आपका वीक सब्जेक्ट होता है। तो आप जब एग्जाम देकर आते हो तो किस पे काम शुरू करते हो, नेक्स्ट एग्जाम की जब तैयारी करते हो तो आप यही काम करते हो ना कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग वाला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गए वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कुछ करने से कोई मतलब नहीं निकलता, फालतू का टाइम देना होगा। और एग्जाम हमारा फाइट किससे होगा डियर, एग्जाम फाइट हमारा होगा जो हमारा वीक सब्जेक्ट है। तो ये इसीलिए हमने कहा कि वीक वाले पे काम करेंगे। तो यहाँ आया हमने देखा, और वाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स आपका न्यूट्रल एक्सिस से क्या होता है, बॉटम फाइबर तक की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। ओके डियर, ये आ गया। और सिग्मा ए जो है, और ये जो है आपका जेड, ये नहीं कि मतलब कि आपका बीम रहेगा तो कुछ और हो जाएगा, बिल्ट अप सेक्शन में कुछ और हो जाएगा, प्लेट गार्डर में कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के लिए एक ही होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो बालक, यहाँ कि आपका क्या होता है, यहाँ जो है आपका कि ये आपके बीम के लिए, सिंगल बीम के लिए भी काम करेगा, सिंगल बीम, और आपका जो ये है आपका बिल्टअप बीम के लिए भी, बिल्टअप बीम, इसके लिए भी काम करेगा। और यही आपका क्या करेगा डियर, प्लेट गर्डर के लिए भी काम करेगा। क्या करेगा, प्लेट गर्डर। डियर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आपके फ्रेम होते हैं, यहीं से बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन निकलते हैं कि जो आपका जेड होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है, वो अगर सिंगली बीम है, मतलब बीम में है,
तो क्या चेंज हो सकता है? चेंज होगा मतलब पहला ऑप्शन मैंने दिया आपको कि चेंज, दूसरा ऑप्शन दिया हमने सेम, तीसरा ऑप्शन दिया हमने नो चेंज, और 4 दिया इनकी नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो डियर क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या होता है, सेम, आपका ऑप्शन बी होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम्ड होते हैं, इन चीजों पे हमको काम करते हुए भी चलना है। तो यहाँ देख लिया डियर ये। अब आती है बारी किसके पे, अलाउएबल स्ट्रेस की। अलाउएबल स्ट्रेस मतलब कितना हम स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस हम दे रहे हैं। तो अलाउएबल स्ट्रेस आ गया यहाँ पे सिग्मा ए। अब जैसा कि डियर मैंने बताया था आपको कि जो बीम होती है वो किसमें फेल होती है, किसमें फेल होती है, मेजरली फेल्योरिंग उसकी क्या होती है, बेंडिंग ही तो होती है ना। तो जब बेंडिंग होती है यहाँ, तो बेंडिंग के लिए क्या होता है स्ट्रेस 0.66 Fy, यही होता है ना। Fy कहाँ पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है। जब Fy थिकनेस ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है बालक, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कुछ होती होगी। क्या होती, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए बालक यहाँ पे देखेंगे हम कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है कि यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब ये वर्किंग स्ट्रेस हो गया या फिर आपका क्या हो गया, अलाउएबल स्ट्रेस, या इसी का दूसरा नाम, या फिर इसका जैसे आपका 4-5 नाम होता है ना, आपके फ्रेंड्स कुछ और बुलाते हैं और आपके मार्कशीट पे कुछ और नाम होता है, आपका घर वाले कुछ और बुलाते हैं और कुछ लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं। क्यों? तो यही चीजें होती हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस बालक हमारा होता है वो क्या होता है, उसी का नाम मैक्सिमम परमिसिबल होता है, उसी का अलाउएबल होता है, उसी का क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस होता है। कुछ भी 3-4-5 नाम इसके हैं। तो यहाँ यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो गया डियर, Fy। वर्किंग स्ट्रेस क्या हो गया डियर, यही हो गया आपका, क्या है 0.66 Fy। जब 0.66 Fy लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी के निकालने, तो ये क्या हो गया डियर 1/0.66। तो क्या हो गया यहाँ पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आई बताइए, चलिए कमेंट करके आप लोग, कितना आया 1.51। ये क्या आ गया बालक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया आपका। तो यहां से डियर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे मैंने बोला आपको कि आप 1 बकेट पानी ले जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि वो बकेट जो है आपको 20 लीटर के लिए अलाउ किया गया है कि ये 20 लीटर की बकेट है, 20 लीटर की बकेट है, तो उसमें आप 20 लीटर पूरा ऊपर तक भर के नहीं ले जा सकते हो, छलकेगा ना कुछ पानी। तो वहां से क्या होता है कि कुछ हम उसके नीचे ही तक ले जाते हैं। तो 20 लीटर कितनी होनी चाहिए हमारी, उसके नीचे ही। तो वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जितना आप खाली रखते हो छलकने के लिए, तो वही जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हो वहां पे। दिमाग में कुछ धसा, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी के लिए हम यूज करते हैं। अब यहां से ये बात हो गई हमारी। अब जो हमारी प्लेट गर्डर यूज की जाती है वो हम साइंटिफिक वे में अगर देखें, तो यहाँ देखते हैं डियर हम कि जो हमारा एल होता है, एल मतलब लेंथ, लेंथ कौन सी डियर, ये लेंथ, मतलब इधर जो 3D में बनेगी ये लेंथ, ये यहां से यहां तक जाएगी, ये ऐसे होगी ना बीम आपकी इस तरीके से। तो जो इस तरीके से होगी, तो जो इधर लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, लेंथ जाएगा इसका, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा डियर, एल जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। किससे डियर ग्रेटर होना चाहिए, ये किसी बुक में दिया है आपका 12 मीटर एंड किसी बुक में दिया है 15 मीटर, किसी बुक में 15 मीटर। तो अब लड़ाई मत कर लेना कि बुक में क्यों अलग अलग दिया गया है। मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं क्या 12 मीटर पे लगाऊंगा, क्या मैं 15 मीटर पे लगाऊंगा, तो नहीं। यहाँ पे क्या करना है कि आपको 12 से 15 के बीच में, अगर मैक्सिमम वैल्यू देखना है कि आपको 14 दिया है तो 14 लगा दोगे, 13 दिया है तो 13 लगा दोगे, 12 दिया है तो 12, अगर 15 दिया है तो 15 लगा दोगे। इनके बीच की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी ये दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि इतना ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारी जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो लेंथ होती है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर 12 मीटर से या 15, 12 से 15 रेंज बना लो एक, ठीक। तो ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी यहाँ तक। अब इसके लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि आज क्या है कि आज हमने ये पढ़ा, यहाँ पे प्लेट गर्डर में स्टार्टिंग किया, प्लेट गर्डर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ मोमेंट कैपेसिटी के बारे में देखा, मोमेंट कैपेसिटी किस तरीके का हमारा आई सेक्शन होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पे देखेंगे डियर कि अगर जैसे हमने बताया बालक यहाँ पे कि आपको ये है आपका, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये कोई एक प्लेट है,
क्या है, इसको सपोज करिए बेटा कि ये एक प्लेट है। जब हम इस पे ऐसे लोडिंग लगाएंगे, जब इस पे हम लोडिंग लगाएंगे तो क्या होगा कि लोडिंग के कारण ये ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा, ऐसे। तो ये किस एक्सिस के अकॉर्डिंग बेंड हो रहा है बालक? किस एक्सिस के? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ना। तो यही इसको बेंड होने से ऐसे रोकने के लिए क्या करेंगे हम, एक नया हम नाम देते हैं आपको, स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। स्टिफनर्स क्या होते हैं? जैसे ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल अबाउट। तो हम यहाँ क्या करेंगे डियर कि वर्टिकल ऐसे, ये आई शेप का एक एंगल शेप होता है। क्या होता है डियर? एंगल शेप का होता है। उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कि एक हमारी जो होती है कनेक्टेड लेग, एक आउटस्टैंड लेग। अब हम लोडिंग लगा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि ये आई सेक्शन इसलिए यूज किया गया है डियर यहाँ पे कि ये रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड सेक्शन होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं डियर यहाँ पे कि इसको यूज करते हैं और ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी कम कर पाए, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर पाए और रिजिड इसको बनाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आई सेक्शन, बहुत ही सोच समझ के आई सेक्शन यहाँ लगाया गया है बालक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा आपने कि इस तरीके से हमने अगर लगा दिया आई सेक्शन यहाँ पे, तो अब हम बेंड कर रहे हैं तो हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ऐसे हमने किया तो ये हो रहा है, तुरंत फटाक से हो जा रहा है। अब यहाँ लगा दिया, अगर यही फेल्योरिंग यहाँ पे किस बकल किस डायरेक्शन में हो रही है, अगर यही हमने लोड ऐसे लगाया यहाँ पे, इस तरीके से हमने लोडिंग लगाई और फेल किस तरीके का हो रहा है? इधर साइड में, इधर साइड में। ये कौन सी एक्सिस है आपकी? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस। तो हमने क्या किया डियर कि यहीं पे आई सेक्शन का हमने एक स्टिफनर्स लगा दिया। कौन सा स्टिफनर्स लगाया डियर? हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स जो लगाएंगे डियर, वो कहाँ लगाएंगे हम? वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लगाएंगे। क्योंकि हम यहाँ, अब यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ यहाँ यहाँ, कोई मतलब है? नहीं मतलब है। यहाँ से बेंड हो जाएगा, यहाँ से बेंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो हाफ हाफ से जाती है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है? कंप्रेशन जोन, एंड न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है? टेंशन जोन। तो ये जो लोडिंग आ रही है वो कंप्रेस वाली लोडिंग आ रही है, कंप्रेशन एक्सियल लोडिंग आ रही है। तो उसको बियर करने के लिए या उससे डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको न्यूट्रल एक्सिस पे और एबव कंप्रेशन जोन में ऐसे लगाते हैं, टेंशन में नहीं, कंप्रेशन वाले जोन में ऐसे न्यूट्रल एक्सिस पे ऐसे रख देंगे। इधर कंप्रेशन जोन हो गया, इसके नीचे टेंशन जोन हो गया, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। बस न्यूट्रल एक्सिस पे हमने लगा दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल में। ये क्या हो गया डियर? हमारा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। और यहाँ मैंने लगाया तो वर्टिकल स्टिफनर्स। इसको जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसका नाम दे देंगे। और एक आता है बियरिंग स्टिफनर्स। तो बियरिंग स्टिफनर्स डियर ये देखेंगे हम कि बियरिंग स्टिफनर्स जो हमारे होते हैं, वो जो आपकी कॉन्टेक्ट लोडिंग आ रही है यहाँ पे, जो आपकी लोडिंग लगा रहे हैं यहाँ पे, वो एकदम कॉन्टेक्ट है, कोई गैप वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी सेक्शन के कारण जोड़ा नहीं गया, तो वहां पे बियरिंग लगेगा। जब बियरिंग लगेगा तो बियरिंग से क्या होगा डियर? क्रिपलिंग हो जाएगी। क्रिपलिंग मतलब सपोर्ट के इधर क्या हो जाएगा? पोलियो मार देगा, बकल हो जाएगा। तो डियर क्रिपलिंग के लिए हमने आपको क्या बताया था? क्रिपलिंग के लिए हमने आपको ये बताया था क्रिपलिंग क्या होती है। कोई ये मेंबर है, ये इस टाइप का मेंबर है। अब इसमें हमने क्या किया कि लोडिंग लगाना शुरू किया। जब ऐसे लोडिंग लगाना शुरू किया तो जब इस लोडिंग को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहा, ग्रेजुअली इंक्रीज किए तो क्या हुआ? एक स्पेसिफिक वेट आया। अब स्पेसिफिक वेट के आगे गए तो जिस लोड पे ये मतलब आगे जैसे ही गए, ये क्या होने लगा कि इसके जो होते हैं, जो हमारा मेंबर है जो हमारा, उसके क्या हो गया कि होल लेंथ में ना होके सपोर्ट के साइड में शॉर्ट लेंथ में क्या हो गया? बेंडिंग हो गई, स्लोप हो गई, डिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ जो हमारा सपोर्ट लगा है, यहाँ पे सपोर्ट के नियरेस्ट में कुछ ही डिस्टेंस में, थोड़े डिस्टेंस में क्या हो गया? बकल्ड हो गया। क्या हो गया आपका? डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका? स्लोप में हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो डिफ्लेक्शन जितने दूर पे हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्रिपलिंग बोलते हैं, उसको क्रिपलिंग बोलते हैं। और जब जिस लोड पे क्रिपलिंग होना स्टार्ट होता है, कौन सी लोड? जो स्पेसिफिक लोड आती है उसके आगे की लोड, तो उस लोड को क्या बोलेंगे हम? क्रिपलिंग लोड। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रिपलिंग प्रोसेस। और यही जैसे आपकी वेब में क्रिपलिंग हो रही, तो वेब क्रिपलिंग और फ्लैंज में क्रिपलिंग होती नहीं है जनरली की बात मैं बता रही हूँ। अगर फ्लैंज में इन केस होता है तो आपका फ्लैंज क्रिपलिंग आया समझ में। तो इस टाइप के आपके कुछ होते हैं क्रिपलिंग के थ्रू।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे कैसे हम सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे, और आपका सिलेंडरनेस रेशियो कितना देंगे, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, सिलेंडरनेस रेशियो लेमडा के ऊपर। तो लेमडा की वैल्यू किस तरीके से कितनी लेनी चाहिए कि हमारी शेप रह सके, और वैल्यू जो आएगी आपको उसको ट्रिक बताएंगे लर्न करने के लिए। स्टिफनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ये मिलेंगे ही आपके एग्जाम में। और अगर आपने ध्यान से क्लास लिया है, बस सिर्फ क्लास लिया है और एग्जाम के पहले रिवीजन किया है, और जैसे ही मैंने क्लास छोड़ दिया उसके बाद आप 5 मिनट रिवीजन किए हो, क्लास में 100% दिए हो, नोट्स बनाए हो, तो आपका क्वेश्चन कहीं जा नहीं सकता, ये 100% दावा है मेरा। आया समझ में कुछ? ठीक है, तो ऐसे ही आप बिल्कुल पढ़ते जाइए अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डियर आपसे स्टिफनर्स के बारे में, स्टिफनर्स कैसे लगाते हैं और कितने होने चाहिए स्टिफनर्स, और किस किस स्टिफनर्स में क्या वैल्यू रखनी चाहिए, लेमडा की वैल्यू। ओके डियर, तो यहां तक हम देखेंगे कि क्या देखेंगे डियर कि स्टिफनर्स हमारे क्या होते हैं, इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, किस किस शेप के स्टिफनर्स किस किस कंडीशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप क्या करिए कि अब आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और किसके डिस्कशन के साथ, स्टिफनर्स के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए क्या करिए आप कि आप अपना नोट्स रिवाइज करिए, और स्टिफनर्स अगर आप पढ़ के आते हो डियर लेक्चर में ना, तो बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर होने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको समझ में आने वाला है एकदम, और भूलने वाला नहीं है कभी। तो आप अगर पढ़ के आ जाइए क्लास में तो बहुत अच्छा हो जाएगा एकदम। ओके डियर, तो चलिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।